आईएसएसबी इज इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज का मतलब है कि तीनों सर्विसेज के लिए वहाँ सिलेक्शन होती है। 4 आईएसएसबीज हैं पाकिस्तान में। एज ओल्ड एज अबाउट 1852, तकरीबन आप समझिए 250 साल पुराना इदारा है ये। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, अ लॉट ऑफ देम दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द आईएसएसबी टेस्ट्स। आईएसएसबी जो टेस्ट लेती है ना, तकरीबन 26 डिफरेंट फील्ड्स की टेस्ट लेती। इतने सारे जो फील्ड्स हैं ना, इन सब के लिए क्वालिफिकेशंस भी और उम्र भी डिफरेंट है। जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, आप जो लिखते हैं उसके ऊपर वहाँ टेस्ट में ज़रूर डिस्कशन होती है। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ नहीं है, डोंट से दैट। हो सकता है आपको स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है लोगों की हेल्प करने का शौक़ हो सकता है सोशल सर्विस का शौक़ हो, फुटबॉल का शौक़ हो, आप वो लिखें। उस पर जितनी भी डिस्कशन हो जाएगी वो आपके बेनिफिट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं आईएसएसबी के। ये हमें बताएंगे कि आईएसएसबी का टेस्ट कितना ज़रूरी है और इसको क्लियर करने के लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए और इसके इंटरव्यू में ख़ास तौर पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आईएसएसबी के तकरीबन 3000 कैंडिडेट्स का ये इंटरव्यू अब तक कर चुके हैं। पिछले 29 साल से आर्मी में सर्विसेज दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि अपने तजुर्बे की रोशनी में इस टेस्ट के बारे में और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली जाफरी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप पिछले 29 साल से आर्मी के साथ मुंसलिक हैं और आप आईएसएसबी के 3000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं। ये आईएसएसबी का टेस्ट क्या होता है और इसमें कैसे सिलेक्ट किया जाता है लोगों को और ये सारा प्रोसीजर कैसे चलता है, इसके बारे में बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आईएसएसबी इज इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज का मतलब है कि तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए वहाँ सिलेक्शन होती है। 4 आईएसएसबीज हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ होती है सिलेक्शन होती है और उसमें भी टेस्ट होते हैं 4 दिन। साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, आउटडोर टेस्ट होते हैं। उन सारे टेस्ट को करके वो उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। दैन दे डिस्कस इट वेरी थॉरली और फिर इसका इवेंचुअली नतीजा निकालते हैं। एंड इट्स एज ओल्ड एज अबाउट 1852। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन आप समझिए 250 साल पुराना इदारा है ये। वेरी रिफाइंड। सर, आप 3000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं। आपके ख्याल में वो क्या एक वीकनेस है जो कैंडिडेट्स में पाई जाती है जिसको वो ओवरकम करके ज़्यादा बेहतर तौर पे टेस्ट में और इंटरव्यू में पेश हो सकते हैं? जी, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, अ लॉट ऑफ देम दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द आईएसएसबी टेस्ट्स। यानी आप ये सोचिए कि जब एक दफ़ा लोग जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे तकरीबन उनका कोई 10% के करीब सिलेक्शन रेट है। 100 बंदे जाते हैं तो 10 के करीब सिलेक्ट होते हैं। ठीक हो। लेकिन जो लोग एक दफ़ा फेल होने के बाद दोबारा जाते हैं, उनकी सिलेक्शन की रेशो इससे बेहतर है। वो 16-17% है। वो इसलिए बेचारे फेल हुए होते हैं कि पहली दफ़ा वो तैयारी करके नहीं आए होते एंड दे हैव नो आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, टेस्ट क्या होंगे। सो इन दैट टाइम दे आर शॉक्ड। जब एक दफ़ा वो उससे गुजर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम दे पास। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको सीरियसली लेके तैयारी करके एंड देन यू गो। सर, ये आईएसएसबी का जो टेस्ट है इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? हाँ, आईएसएसबी जो टेस्ट लेती है ना, तकरीबन 26 डिफरेंट फील्ड्स की टेस्ट लेती है। फॉर इंस्टेंस पीएमए के लॉन्ग कोर्स के लिए ले लेगी, पीएमए के टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए ले लेगी, कोई नेवी में अगर कोई एमबीए जा रहा है उसके लिए ले लेगी, किसी लॉयर के लिए ले लेगी, एयरफोर्स के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, या किसी, इतने सारे जो फील्ड्स हैं ना, इन सब के लिए क्वालिफिकेशंस भी और उम्र भी डिफरेंट है। आर्मी के लिए जो लॉन्ग कोर्स के लिए जाते हैं, दैट्स एफए, एफएससी, ए लेवल्स एंड यू नो अबाउट मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। ये थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे होती रहती है कभी कभी, और बाकी हर प्रोफेशन के लिए मतलब डिफरेंट है। सर, आपका 26 साल का आर्मी में एक्सपीरियंस रहा है। आपने ट्रेनिंग में या काम के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपका बहुत साथ दिया है?
जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उन्होंने हमें सब, जैसे हम वहाँ पहुँचे ना ISSB और PMA में जब हम पहुँचे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें बिल्कुल ब्रेक किया, बिल्कुल उन्होंने ब्रेक कर दिया हमें। उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड किया हमारी पर्सनालिटी को। फिर उसमें जो सबसे मेजर चीज़ें थी, कायदे आज़म भी कहते थे डिसिप्लिन, हमारा मज़हब भी यही कहता है डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे उठें, 4 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर अगली नमाज़ पढ़ें, फिर मेहनत करें, फिर सारी उन चीज़ों के गो थ्रू करें। डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट थिंग जो आर्मी आपको देती है, फोर्सेस देती हैं। एंड देन सेकंड इज़ हार्ड वर्क, एंड देन यू बिकम वेरी सिस्टमेटिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप बहुत सिस्टमेटिक हो जाते हैं। वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है आपको, और फौज में भी हेल्प करती है। सर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे ISSB और दूसरे भी टेस्ट, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि हम इसका आंसर कैसे करें। सर, आप कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें जिसमें स्टूडेंट्स को पता चले कि इसका जवाब सही क्या देना है। जी, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, आप जो लिखते हैं उसके ऊपर वहाँ टेस्ट में ज़रूर डिस्कशन होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किसी से सुन लिया कि इनको फौजियों को बुक्स पढ़ना बड़ा पसंद है, तो लेट्स से दिस, या इन्हें स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता है, तो लेट्स से दैट। ठीक हो, ऐसे करने से, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ना सारे। अगर मैंने 3000 इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, हर स्टूडेंट यही कहता है कैंडिडेट कि जी मैं सबसे अच्छा हूँ। सही। सो बट दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन फाइंड आउट कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन उसको फेक कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक जगह बैठ जाइए, अलग कहीं, गेट अ पेपर एंड अ पेन, ठीक है, ठीक है। उसमें जो जो खामियां या खूबियां एक इंसान में होती हैं, आप में नहीं, किसी में भी, ठीक है, वो आप लिख लें। 50 लिख लें, 60 लिख लें, 70 लिख लें। एक इंसान जो है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, इमोशनली स्टेबल भी हो सकता है, खूबसूरत, जो आपको लगती हैं 50-60 क्वालिटीज़ एक इंसान में होती हैं, वो लिख लें। और जो बुराइयां हैं वो भी लिख लें। दिस विल टेक यू अबाउट हाफ एन आवर और समथिंग। एंड देन फिर आप इसमें से लाइन लगाएं नीचे कि यार इसमें से मेरे में जेन्युइनली कौन सी है। कोई भी इंसान खूबी और खामी के बगैर हो ही नहीं सकता ना। इन बुरे से बुरा भी आदमी होगा, वो किसी से, अपनी माँ से तो मोहब्बत करता ही होगा या किसी और से। वो आप आइडेंटिफाई करें कि मेरे में ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं। वो 8-8 10-10 आ जाएंगी। उसमें से देन यू सिलेक्ट कि मैंने वहाँ क्या बतानी है, क्योंकि जो भी चीज़ आप बताएंगे ना उस पर फिर डिस्कशन होगी। और अगर आपने सच बोला है जी, तो उस पर जितनी मर्जी डिस्कशन कर रहे हैं आप उस पर सुरखरू ही हो जाएंगे। सो इस पैटर्न से आप लिखें, उसमें से सिलेक्ट करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी और की बताने की। हो सकता है वो उसमें हो, आपकी पर्सनैलिटी में ना हो। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक नहीं है, डोंट से दैट। हो सकता है आपको स्पोर्ट्स का शौक हो सकता है लोगों की हेल्प करने का शौक हो सकता है सोशल सर्विस का शौक हो सकता है पढ़ने का शौक हो, फुटबॉल का शौक हो। आप वो लिखें, उस पर जितनी भी डिस्कशन हो जाएगी वो आपके बेनिफिट में। सर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी कैंडिडेट में हो तो वो फौरी तौर पे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है? कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर उसकी इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम है, उसका कोई ऐसा जो बिहेवियर, रोमांटिक बिहेवियर कुछ उसका ऐसा है जिस कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, तो वो बंदा अगर सोने का भी बन के आ जाए वो उसको नहीं रखेंगे इंटेग्रिटी पे। अगर बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है वो उसको नहीं रखेंगे। एंड दे हैव वेज एंड मीन्स टू फाइंड आउट, इसीलिए तो टेस्ट हो रहा है जी। अगर कोई बंदा सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकता उसको नहीं रखेंगे वो। सबसे बड़ी चीज़, किसी बंदे में अगर प्लानिंग की एबिलिटी नहीं है, प्लान नहीं कर सकता जी, उसको नहीं रखेंगे। वो इसलिए कि प्लानिंग सिखानी बड़ी मुश्किल है। और अब सोचिए कि एक अफसर है या एक कप्तान है, उसकी प्लानिंग एबिलिटी ठीक नहीं है, और उसके नीचे जो हवलदार हैं, सिपाही हैं, वो उसको बता रहे हैं सर ऐसे कर लेते हैं, सर ऐसे कर लेते हैं। उसकी पूरी जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ऐसी चंद चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बगैर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अगर एहसास जिम्मेदारी नहीं है किसी आदमी में, वो कुछ भी बन जाए, वो लीडर नहीं बन सकता। ही कांट। किसी में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, मसलन कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी ऐसी है कि वो बोल नहीं सकता सही, वो भी फौज का लीडर नहीं बन सकता, ज़ाहिर है उसने तो कमांड्स देंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से। सर ये एक ख़ास मैं तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी, इन दो चीज़ों को कैसे चेक किया जाता है इंटरव्यू में? जी, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, लाइफ तो बेसिकली डिपेंड करती है इसके ऊपर। इसमें बहुत सारी किताबें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी उसमें उसको फिर बहुत दफ़ा इंटरव्यू के अंदर उस बंदे के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर डालते हैं वो। बहुत ज़्यादा। अब आप देखो, जब क्रिकेट का मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, ऐसे तो बैट्समैन के लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि बॉलर भी वही है, वो बैट्समैन भी वही है, एक्सपीरियंस्ड है, बट वो इमोशंस उसको वो प्रेशर लेने की इजाज़त ही नहीं दे रहे होते। और आप समझें कि अगर बंदा जंग में चला गया, गोलियां चल रही हैं, बंदे इधर शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं उधर, और वो अगर इमोशनली उस वक्त स्टेबल नहीं रहता बंदा, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक दफ़ा हम किसी जगह, हमारा कॉन्वॉय जा रहा था, उसका जेसीओ एक कमांडर था, जीटी रोड पे वो गाड़ी उसकी उलट गई, तो उसमें लोग भी थे। अब उस सिपाहियों में से एक बंदे ने फ़ोन किया यूनिट वापस की, जिस तरह इस तरह होगी। तो हमने कहा वो जेसीओ किधर है? उसने कहा सर वो उस गाड़ी वाले से लड़ रहा है। इंस्टेड कि वो डील करता कि फौजी गाड़ी इधर पड़ी हुई है, लोग ज़ख्मी होके पड़े हुए हैं, मैं इसको टैकल करूं, सारी ट्रैफिक को खोलूं। तो दैट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। आप किस तरह से गुस्से में अपने इमोशंस को काबू रखते हैं, इससे इमोशनल स्टेबिलिटी से अगर ना हो तो आपका तो घर भी नहीं चल सकता, ऐसे नौकरी नहीं चल सकती। आप इतना अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, और 2 साल बाद जाके एक दिन शादी से लड़ लें आप, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। सो इट्स इमोशनल स्टेबिलिटी आप में होनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस से आ भी जाती है। अपने आप को ठंडा रखें, सब्र करें, आ भी बहुत ज़रूरी है लीडरशिप के लिए। और दूसरा, लीडरशिप में जो आप देखते हैं उसमें ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है इनिशिएटिव, और एक होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडर का तो काम ही है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। बिल्कुल ऐसे। फिर जो आपने जितने कागजात लिखे होते हैं, हॉबीज़ और सारी चीज़ें, इनमें डिस्कस करके वो देखते हैं इसने लाइफ में आज तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। इंटरव्यू में चीज़ें सामने आती हैं ना। बिल्कुल ऐसे कि हाँ सर, मैं एक दफ़ा गया, मैंने कॉलेज में कहा जी मैं ये फंक्शन करवाता हूँ, तो पता चलता है हाँ इसमें इनिशिएटिव है, मैंने फ़लाना मैच प्लान किया, मैंने फ़लानी चीज़ प्लान की, मैंने फ़लाना इनिशिएटिव लिया। फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, एंड देन यू कम टू नो कि हाँ इसमें इनिशिएटिव है। फिर उसकी जो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है वो भी उसी तरह शो हो जाती है कि बाकी लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं कि नहीं। इफ़ यू कांट इन्फ्लुएंस पीपल, यू कांट टेक देम टू द वॉर। सर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये बताइएगा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आप किस किस बिज़नेस में अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कौन कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? हाँ, हॉबीज़ तो मेरी ये हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, नेशनल लेवल का बास्केटबॉल मैंने खेली, टेबल टेनिस मैंने खेली प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिलता था जब मैं फ़ौज में नहीं गया था। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और अब मैं ये है कि आई हैव अबाउट 2 कंपनीज़। एक है 360 प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, रहते हैं एक्सपर्ट्स, उनकी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, रेंट वसूल कर लिया, ठीक कर दिया, उसको सेल कर दिया, उसको इस तरह की चीज़। एक ये कंपनी है, और दूसरी है एक पैराडाइज फार्म्स। मैं एक जगह किसी जगह बहुत सारे फार्म हाउसेस वगैरह बना रहा हूँ। तो बेसिकली डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से मेरा बिज़नेस का ताल्लुक़ है। सर आपके अंदर एक खिदमत खल्क़ का जज्बा भी है, और इसी के तहत आपने मकसूद फाउंडेशन भी बनाई। सर इसमें इसका क्या क्या विज़न है, मिशन है, और ये किस तरह से काम कर रही है? जी देखिए, इसका तो ये है सबसे पहले कि मैं एक दफ़ा छोर एक जगह सिंध में वहाँ पोस्टेड था, तो वहाँ एक जगह बहुत सारे लोग मुसलमान होके आ गए, हिंदू। अच्छा। तो वो अपनी अपनी जगह से निकाल दिया उन्होंने उनको, बाकी मुख्तलिफ मज़ाहिब से वो आए हुए थे। बट वो वहाँ जब इकट्ठे हो गए सारे, गांव बन गया पूरा एक, लेकिन उनके पास रोज़गार कोई नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये मेरा इससे डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट ये खाएंगे क्या, ये करेंगे क्या। फिर मैंने
खुद पैसे लिए कुछ अपने जेब से, दोस्तों से, घर वालों से, सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके मैंने कुछ 7 लोगों को कारोबार शुरू करवाया, छोटे छोटे कारोबार। किसी ने रेडी लगाई, किसी ने फ्रूट का स्टॉल लगाया, कोयले की भट्टी लगाई। एंड इट वाज सो गुड टू नो कि उस 7 में से 6 कारोबार चल गए। सही। तो 6 लोग बरसरे रोजगार जब हो गए तो उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर मैंने कहा यार जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ये काम मैं ज़रूर करूंगा। तो अब मैं वो काम करता हूँ, लोगों को कारोबार वगैरह करा दिए छोटे छोटे, और इसके लिए कोई लोग डोनेशंस भी देते हैं और मैं बाकी ज़्यादातर तो अपने पैसों से करता हूँ, दे देता हूँ। अमजद साकिब साहब की भी यही स्टोरी है ना जी, मतलब इस तरह से कारोबार उन्होंने करवाया। फिर दूसरा है कि ये फ्री स्कूल्स जो बिल्कुल स्लम्स के बच्चे हैं, हम रहते हैं कच्ची आबादियों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूल्स ऑथराइज भी नहीं हैं, तो वहाँ स्कूल्स वगैरह बना के और उनको चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर जो लोग आर्मी में आना चाहते हैं, ISSB के टेस्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे और उनकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई करके पहले ही देख लें कि ये चीज़ें उनमें हैं, वो इसमें आगे कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखें जो ISSB के लिए लोग जाते हैं ना, आमतौर पे यू आर गोइंग इन टू अ प्रोफेशन, और जो लोग वहाँ बैठे होते हैं दे वॉन्ट अ सीरियस प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है। उनको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो तुक्का मारने के लिए आ गया। सो यू प्रिपेयर फॉर इट। आप देखें ना कि 4 दिन का टेस्ट और कहाँ होता है, किसी चीज़ जगह के, किसी बैंक के लिए, कहीं किसी और जगह के लिए होता है 4 दिन का टेस्ट। दैट मीन्स कि वो आपकी कितनी तैयारी करते हैं। जब आप वहाँ पहुँचे भी नहीं होते तो उन्होंने आपके पूरे स्पेसिफिक आपके नोट्स बनाए हुए होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद भी सीरियसली 6 महीने साल कम से कम तैयारी करें। फ्लूक नहीं लगता उसमें फिर ये है कि आप पढ़ें, जो आर्मी में जहाँ जिस चीज़ का, ये नेवी में, एयरफोर्स में जिस चीज़ का शौक़ है उसकी अच्छी से नॉलेज लें। ठीक है। वो नज़र आ जाती है इंटरव्यू में फ़ौरन ही, 2-4 सवाल पूछते हैं तो नज़र आ जाती है। सबसे पहली चीज़ वर्क हार्ड, एंड सेकेंड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की बिल्कुल कोशिश मत करें। ठीक है, उससे बंदा फेल हो जाता है जाके। अल्लाह ताला ने हर आदमी को डिफरेंट बनाया है ना, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो आप अपने अंदर जो ये सेंस, जो मैंने बात की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें, हार्ड वर्क, प्लानिंग एबिलिटी, लीडरशिप, इन चीज़ों को ये किताबों में लिखी हुई हैं, इनको लें और इनको आप प्रैक्टिस करें। 6 महीने, साल, 2 साल लगे ना, थोड़ा आधा घंटा का भी कर लिया, 1 घंटा का भी कर लिया, सो दैट व्हेन यू रीच देयर नज़र आए कि एक ऐसा आदमी आया है जो तैयार होकर आया है, ही इज़ रेडी टू गिव हिज टाइम टू द आर्मी, ही इज़ सो विलिंग, बिकॉज आर्मी की नौकरी बहुत मुश्किल है। आप साउथ वजीरिस्तान में चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ जंग में, तो जो बंदा सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए आया है वो तो रोएगा वहाँ कि यार इतने तो शायद मुझे लाहौर में भी मिल जाते पैसे। आप जब तक ये इंटरव्यू में साबित नहीं कर पाते ना कि मैं बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ और पैशनेट हूँ इस के बारे में, और वो आपकी तैयारी से साबित होता है कितना टाइम आपने दिया है। तो ये चीज़ें आप तैयारी करके एन बुक्स को लें। डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी। जो आप बुक पढ़ने का शौक नहीं तो छोड़ें, जो शौक है वो बता दें। ठीक है। उस पर जब डिस्कशन होगी तो वो बंदा भी बहुत हैप्पी होगा जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, सेटिस्फाइड हो, आप भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे। सर आपने 3000 इंटरव्यू किए हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने अपना कोई अजीबो गरीब सा शौक बताया हो और वो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? हाँ वो बिल्कुल, मतलब इंसान तो बड़े डिफरेंट होते हैं ना सारे। एक आया था, उसने कहा कि सर मुझे ना विर्द करने का शौक है, हॉबीज में उसने लिखा। अच्छा, तस्बीह पढ़ने का? हाँ, विर्द करने का शौक। ठीक हो गया। तो वहाँ मैं जब इंटरव्यू से लेने लगा, वो काफ़ी मतलब फेल होने के करीब था वो। आप समझिए अगर 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए तो वो 35-40 के आसपास था। एट दैट टाइम मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये अल्लाह ताला इसका इतना विर्द ये करता है, तो इसके लिए गैबी हेल्प क्यों नहीं आ रही? मैं भी इंसान हूं ना, मैं सोच रहा था। एंड यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम इंटरव्यू की ऐसी पेस चेंज हुई
मेरे ऐसे क्वेश्चंस निकलने शुरू हुए जिसके उसके आंसर आते थे, और बड़े अच्छे नंबरों से वो पास होके गया। फिर एक और कैंडिडेट मुझे मिला जिसको मतलब वो था बलूचिस्तान में किसी गांव का था, चप्पलें उसने पहनी हुई थी नॉर्मल, पुरानी शलवार कमीज लेकिन साफ सुथरी थी। अब वो उसको भी फेल, बिकॉज आपने काफ़ी सारे सवाल पूछने होते हैं फेल करने से पहले भी। जब इंटरव्यू जब मैं फेल करने लगा उसको, मैं आखिरी बस अब वो सवाल कर रहा था कि मैं क्लोज करूं इसको, उससे जब मैंने सवाल पूछा कि ये आपने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या करेंगे आप 10 लाख रुपए से? उसने कहा सर मेरी छोटी बहन है, उसको थैलेसीमिया है, तो वो उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा मैं। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे मेरी बहन ही कोई नहीं है, इसमें तो तुमने लिखा ही नहीं है फॉर्म्स में, तो ये कौन सी बहन? उसने कहा सर मैं एक दफ़ा कराची गया, हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल रहा था, तो वहाँ कोई बच्ची छोड़ गया, अच्छा, किसी और की बच्ची। लोग हॉस्पिटल वाले बहुत ढूंढते रहे, कोई नहीं आया। तो मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया, जी ये बच्ची है, लावारिस है, हमें कुछ ख्याल करना चाहिए इसका। और उन्होंने कहा मेरी बहन भी नहीं है कोई, तो वालदा ने कहा इसको ले आओ। अब नाउ यू सी दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड हार्ट, बहुत सारा। फिर उसने कहा, मैंने कहा अच्छा और तुम्हारी ज़िंदगी का कोई वाक़या, कोई एडवेंचर? उसने कहा नहीं सर मैं गाँव में रहता हूँ, क्या एडवेंचर होगा, बस एक दफ़ा मैं कराची से गुजर रहा था कहीं से, तो 2 जगह पे ना क्रॉस फायरिंग हो रही थी 2 ग्रुप्स की, उसमें एक राहगीर को गोली लग गई। देन आई वेंट इन दैट क्रॉस फायर, आई पिक्ड हिम अप, पुट हिम इन अ रिक्शा एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। मैंने कहा यार ये जो पराये आदमी के लिए फायर में चला गया, अपने फुल सोल्जर्स के लिए तो जाएगा। वो सच अनयूजुअल कैंडिडेट, और पास हो सकता है, अभी अफसर होगा, वो कप्तान होगा कहीं, वो वेरी, कई दफ़ा बहुत अनयूजुअल लोग आपके पास आते हैं। ठीक है सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उनकी फाउंडेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? वंडरफुल। देखिए ये कासिम शाह साहब जो हैं, ये बेसिकली तो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं ना, जो भी बात वो करते हैं, जो भी जैसे भी करते हैं अपनी सोच के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से अच्छी बात ही करते हैं ना, और वो मतलब फिर वो लोगों के दिलों में उतरती है बात, अगर अच्छी बात होती है उसके पीछे अल्लाह ताला भी खड़ा होता है अच्छी बात के पीछे, अगर हम अच्छी बात करें तो। फिर देन यू नो कितने कहाँ से वो कहाँ पहुँचे, वो लोगों के लिए एक आइडियल भी बहुत सारे लोगों के लिए है ना, कहाँ से उठे, इतनी काम लाइफ में वो क्या क्या उन्होंने अचीव किया अपनी मेहनत से, खुदा के करम से, लोगों को मुफ्त एजुकेशन देना, चैरिटीज़ बनाना, मतलब मेडिकल, सुलह, क्या क्या काम वो कर रहे हैं। और एक आदमी जो सारा दिन अपना अल्लाह ताला के लोगों को अच्छी बातें समझाने में गुजार दे, तो ज़ाहिर उससे तो इंस्पायर होना बनता है ना, और हम बाकी लोगों को भी करना चाहिए। जैसे मैं आज आपके पास आया हूँ, शाह साहब से इम्प्रेस हो गया ना कि यार वो अच्छी बात अब लोगों को बता रहे हैं, चलो जो हमें पता है हम भी लोगों को बताएं, नेक्स्ट जनरेशन के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली जाफरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ISSB के टेस्ट के हवाले से जानना चाहते हैं कि उसमें किस किस तरह के सवाल होते हैं और आप किस किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।